नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 85 आप सबका स्वागत है। और यह एपिसोड डॉक्टर अंबेडकर के संदेश पे आधारित है और उसका ये दूसरा भाग है। यह मराठा मंदिर की तरफ से एक रिक्वेस्ट डॉक्टर अंबेडकर को आया था 1947 में कि मराठा समुदाय अपनी प्रगति, अपना विकास, उन्नति कैसे करे, इस पर अपनी राय दें। तो इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने 1947 में एक अपनी राय दी थी मराठा आंदोलन को लेकर, उनके सामाजिक और राजनीतिक हितों को लेकर। और ये छपा है अंबेडकर राइटिंग इंग्लिश वाले वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 81-82। और यह जो संदेश है वो प्रिंट हुआ था मराठा मंदिर का विशेषांक मार्च 23, 1947, मतलब आज़ादी के ठीक पहले की ये बात है। और यह जानना इसलिए भी दिलचस्प होगा कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मराठा लोगों ने ओबीसी वर्ग में शामिल किए जाने के लिए एक व्यापक और बहुत ही सशक्त आंदोलन चलाया था। तो यह संदेश 2 पन्ने का है और ये सिर्फ मराठाओं पे नहीं बल्कि भारत की तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं, मुझे लगता है उन पे यह लागू है। इसलिए इसको ध्यान से सुना जाना चाहिए। आज से तकरीबन 73 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार थे, इसलिए वो विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने आप को कभी इस काबिल नहीं समझा या विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित नहीं किया कि मैं मराठा समुदाय को कोई संदेश देने के योग्य हूँ कि उनके आदर्शों, उद्देश्यों को क्या अनुसरण करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये संदेश देने के योग्य मैंने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया। चूँकि मुझ पर मराठा मंदिर के आयोजकों द्वारा लगातार दबाव डाला गया कि मराठा समुदाय अपनी उन्नति कैसे करे, इस पे अपनी विचार व्यक्त करूं। इसीलिए मैंने उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सहमति दी है। इसके बाद वो आते हैं मेन पॉइंट पे। लिखते हैं कि मेरा विश्वास है कि यह मराठा ही नहीं बल्कि प्रत्येक पिछड़े समुदाय पर लागू होता है। जो मैं कहने जा रहा हूँ कि यदि वे शोषण से बचना चाहते हैं तो 2 विषयों में अवश्य उनको भाग लेना चाहिए। पहला राजनीति और दूसरा शिक्षा। कि एक समुदाय अपना अस्तित्व तभी बनाए रख सकता है जब वह राज्य पर नियंत्रणकारी प्रभाव रखने में समर्थ है। एक अल्पसंख्यक समुदाय भी समाज में अपना आधिपत्य रखता है और यह तभी रख सकता है जब राज्य पर उसका प्रभाव हो। यहाँ वो ब्राह्मणों का उदाहरण देते हैं। लिखते हैं कि भारत में ब्राह्मणों की स्थिति के उदाहरण से इसे बेहतर समझा जा सकता है। राज्य पर नियंत्रणकारी प्रभाव अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना राज्य की नीति को दिशा देना संभव नहीं एवं इसकी प्रगति राज्य की नीति पर ही निर्भर करती है। कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। और ब्राह्मण को सिर्फ वो आलोचना नहीं करते, कहते हैं उनसे सीखिए कैसे काम करते हैं। आगे लिखते हैं कि शिक्षित होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, समान रूप से अनिवार्य है। लेकिन यह हमेशा याद रखना चाहिए कि विभिन्न समुदायों के बीच पद प्रतिष्ठा के संघर्ष में क्या चीज़ देखी जाती है? तो वो देखी जाती है सिर्फ शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा से मेरा मतलब ऐसी शिक्षा से है जो मराठा को एक विशिष्ट महत्व के पद पे आसीन करने के योग्य बनाए। इम्पॉर्टेंट पोजीशन, एग्जीक्यूटिव पोजीशन, जहाँ पे निर्णय लिया जा सके। एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा पद जिससे वह सर्वेक्षण, ओवरऑल मॉनिटरिंग, नियंत्रण, कंट्रोल के साथ साथ अपने समुदाय के व्यक्तियों को अन्याय से बचा सके। वैसे पोजीशन पे सिर्फ लिपिक बनना, क्लर्क बनना काफ़ी नहीं है। एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जाए जहाँ पे वो अन्याय से अपने लोगों को बचा सके। यहाँ फिर एक बार अंबेडकर ब्राह्मण का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं
कि ब्राह्मण समुदाय सभी विषमताओं एवं सभी विरोधों के बावजूद उसके विरुद्ध अपने आप को बनाए रखने में समर्थ है, और यह इसलिए संभव है क्योंकि सभी प्रतिष्ठित पदों पे, सारे इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं, ब्राह्मण ही आसीन हैं। यह मेरे अपने विचार हैं, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि यदि मराठा मंदिर अपनी ऊर्जा को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा जैसे सरल कार्य पे व्यय करेगा तो वह अपने समाज की कोई सेवा नहीं करेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भारत में अधिकतर प्रांतों की सरकारें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना बना रही है एवं भारत में अधिकांश जनता इससे बहुत ही संतुष्ट है, संतोष और कृतज्ञता महसूस कर रही है। मेरा मानना है, अंबेडकर लिखते हैं कि मेरा मानना है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हमें हमेशा उपेक्षित रखेगा। जैसे आज मिड डे मील और एजुकेशन प्राइमरी चल रहा है, वो उस संदर्भ में इसको समझिए, हमेशा उपेक्षित रखेगा। इससे मुझ में किसी प्रकार उत्साह जागृत होता नहीं दिखता और न होगा, बल्कि मैं इसे मोह पाश में फंसाना समझता हूँ कि मोह पाश में फंसाया जा रहा है। मैं यह भूल नहीं सकता कि मुझे खेद है कि अधिकतर लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि भारत में जाति प्रथा, ऊंची और नीची जाति, उच्च एवं निम्न जाति के मध्य अंतर और ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच अंतर सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है और यह आगे कई सदियों तक रहने वाला है। तथा यह भेद क्यों है? तो यह भेद ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच भेद शैक्षणिक असमानता के कारण है। ये है मूल बात वो कह रहे हैं कि शैक्षणिक असमानता है, उसके कारण है। इस असमानता को केवल प्राथमिक शिक्षा के विस्तार द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। सिर्फ आप मिडिल स्कूल में पढ़ा देंगे उससे नहीं मिटाया जा सकता। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच सामाजिक स्थिति में जो असमानता है वो शिक्षा के कारण ही वो असमानता है, और इस असमानता को शिक्षा की केवल ऐसी नीति को अपनाकर मिटाया जा सकता है जिसमें कुछ गैर ब्राह्मण उच्च शिक्षित होकर प्रतिष्ठित पदों पर बैठे और ब्राह्मण के एकाधिकार मोनोपोली को समाप्त करें। मेरी राय है कि प्रतिष्ठित पदों पर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक रूप से गैर ब्राह्मणों को शिक्षित करने का दायित्व राज्य सरकार का है, राज्य की सरकारों का है और उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन यदि राज्य यह काम नहीं करता है तो मराठा मंदिर द्वारा अपनाया जाना चाहिए कि फोकस वो हर समय एजुकेशन को दे रहे हैं। अब आ गया ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो आज के संदर्भ में बहुत आपके आंख के सामने दिख जाएगा और उसको समझना जरूरी है। इसलिए कहते हैं इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ेंगे तो अपने वर्तमान को भी समझेंगे। आगे लिखते हैं कि मैं यहाँ एक और अहम मुद्दे की चर्चा करना चाहता हूँ और वो इस तरह से है कि एरिस्टोक्रेसी कुलीन वर्ग की तुलना में जो मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग में कुछ त्रुटियाँ हैं। मिडिल यहाँ क्लास के सेंस में बात कर रहे हैं लेकिन उसको कास्ट के सेंस में समझना चाहिए, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि कुलीन वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में कुछ विशेष त्रुटियां हैं और यह त्रुटियां हर जगह संसार में पाई जाती हैं। मध्य वर्ग के पास निम्न वर्ग की लोअर क्लास की प्रगति को सहने की उदारता नहीं है। वो नहीं देखना चाहता है कि नीचे का तबका उठ के आगे आए, तथा इसके पास निम्न वर्ग का आदर्शवाद भी नहीं है कि एक आइडियलिज्म होता है निम्न वर्ग में, एक दुनिया बनाने की, एक आदर्श दुनिया बनाने की, वो आइडियलिज्म भी नहीं है। इससे इस प्रवृत्ति ने मिडिल क्लास को, मध्य वर्ग को, दोनों वर्गों का शत्रु बना दिया है। एरिस्टोक्रेसी का भी और लोअर क्लास का भी शत्रु बना दिया है। ये मिडिल क्लास कुलीन वर्ग से घृणा करता है क्योंकि
उसकी हैसियत है, उसकी हैसियत के कारण, बड़ी हैसियत के कारण उससे घृणा करता है। लेकिन यह निम्न वर्गों से घृणा करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि निम्न वर्ग उन्नति करके, विकास करके उसके समान बन जाए। ये क्लास के सेंस में एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे लिखते हैं कि मराठा भारत में मध्यम वर्ग है। मराठा भारत में मध्य वर्गीय है एवं जिस किसी ने भी इनके साथ काम किया है उनको इस बात का अनुभव होगा, ये बात जानते होंगे ये त्रुटियां इनके बीच हैं। अब क्या सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन देते हैं मराठों के लिए, और इस सारी पिछड़ी जातियों पे ये सॉल्यूशन भी लागू होता है कि मराठों के पास अपने विकास उन्नति के दो ही विकल्प हैं। एक तो अपने से उच्च वर्ग में शामिल हो जाएं, एरिस्टोक्रेसी में, कुलीन वर्ग में शामिल हो जाएं, तथा निम्न वर्ग को उस स्तर तक उन्नति करने से रोकें कि दोनों मिलकर, कुलीन वर्ग और मिडिल क्लास मिलकर जो लोअर क्लास है उसको रोके और उसी क्लास में वो शामिल हो जाए। या दूसरा विकल्प है कि निम्न वर्ग में शामिल हो जाएं तथा उस वर्ग को समाप्त कर दें जो इन वर्गों से उच्च है, जो इन वर्गों से उच्च है, मतलब एरिस्टोक्रेसी के मोनोपोली को ख़त्म करें। एक समय था, इतिहास दृष्टि यहाँ पे अंबेडकर रिकॉल करते हैं एसटी की, कहते हैं कि एक समय था जब मराठा निम्न वर्ग में शामिल हो गए थे, लेकिन हाल में ही वे उच्च वर्ग में शामिल हो गए हैं। मुझे यह कहना उचित नहीं लगता कि कौन सा मार्ग उनके लिए उचित है, कौन सा मार्ग पर्याप्त है, उचित है। चॉइस उनकी है कि किस वर्ग में शामिल होंगे, एलीट वर्ग में शामिल होंगे कि निम्न वर्ग में शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि दूसरों के साथ साथ स्वयं मराठों का भाग्य उन दो मार्गों में से उनके द्वारा चयन किए जाने वाले मार्ग पर निर्भर करता है, कि डिपेंड करेगा कि कौन सा मार्ग आप अपनाते हैं, इसी पे आपका भाग्य निर्भर करेगा। और अंत में लिखते हैं कि इस मुद्दे को मराठा नेताओं की बुद्धिमत्ता, उनके विजडम पे छोड़ देना चाहिए, जिसका नितांत अभाव है। विजडम का नितांत अभाव है, ये कहते हैं। तो ये दिलचस्प है और मुझे लगता है कि जैसे आज ही अंबेडकर लिख रहे हों, जिस तरह से क्लास का एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया 3 टायर डिवीज़न, और कैसे भारत में जो है जो उच्च जातियाँ, मध्यम वर्गीय जातियाँ, और 1927 में भी इन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव में एक भाषण दिया था शिक्षा के ऊपर, जिसमें उन्होंने शिक्षा का एक सोशल ऑडिटिंग पेश किया था, और जिसमें बताया था कि जो गैर ब्राह्मण पिछड़ी जातियां हैं जनसंख्या के हिसाब से तो पहले नंबर पे है भारत में, लेकिन शिक्षा माध्यमिक स्तर से लेकर, लोअर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन से शिक्षा के मामले में वो तीसरे नंबर पे है। तो 1927 से लेकर 47 20 साल में देखिए लगातार वो कंटिन्यूटी उनके आर्गूमेंट्स में, आइडियाज़ में बना हुआ है। तो मुझे लगता है साथियों, ये बात अभी भी उतना ही सत्य है जितना 1947 में और 1927 में सत्य था। इसलिए एजुकेशन पे और पॉलिटिक्स पे कि आप किस तरह की शिक्षा लेंगे, आपको राजनीति ही उसकी दिशा और दशा तय करेगा। इसलिए सिर्फ फोकस्ड उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्रिया साथियों, और इस पर टिप्पणी लिखिए, समीक्षा लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय भीम।